हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन कैसे शुरुआत होता है इसका, रशियन रेवोल्यूशन का, और ये कितने से कितने टाइम पीरियड के बीच का रेवोल्यूशन था। तो बात आता है फरवरी 1917 कब का। फरवरी 1917 में मोनार्की को सब उखाड़ के फेंक देता है, मोनार्की को हटा देता है फरवरी 1917 को। ठीक है, तो जब मोनार्की हटा, कब हटा? फरवरी 1917 को मोनार्की हटा, तो फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक, फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक जो जो बीच में इसका इवेंट होता है उसी को हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हो ना? यानी कि फरवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच में जो कुछ भी हुआ वही था रशियन रेवोल्यूशन। फरवरी बार बार आप क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि फरवरी में ही मोनार्की को हटा दिया गया। ठीक है ना, फरवरी में ही मोनार्की को हटा दिया गया। अब यहां देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि देखो 1917, फरवरी 1917 को क्या किया गया? मोनार्की को हटा दिया गया। ठीक है, अक्टूबर तक के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक इसके बीच में जो जो कुछ हुआ बउआ उसी को क्या बोलते हैं? रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोग को देखना यह पड़ेगा कि रसिया का सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था। ठीक है ना, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि फरवरी 1917 को मोनार्की को हटा दिया गया? ऐसा क्या हुआ आखिरकार रशिया में? तो उसको जानने से पहले हम लोग 2-3 साल पीछे चलेंगे, उसका स्टोरी जानेंगे, अब फिर हम लोग लिंक करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ 2-3 साल पहले से, जो क्या क्या ग्राउंड बनते आया कि आखिरकार पानी जो है सर के ऊपर चला गया और फरवरी 1917 को मोनार्की को हटा दिया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रीड कर लिया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अब क्या? द रशियन एम्पायर इन 1914। 1914 में रशियन एम्पायर कैसा था? तो इसमें 2-3 चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था। ठीक है ना, रसिया का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था ये देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि उस टाइम पे 1914 के टाइम पे, 1914 के टाइम पे यहाँ कौन कौन से रिलीजन को फॉलो किया जा रहा था, ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना। रशियन एम्पायर 1914 में जो रशियन एम्पायर है वो कैसा था, हम लोग ये देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रशियन एम्पायर में कौन कौन सा पॉलिटिकल कंडीशन था, वहां का पॉलिटी कैसा था। तो 1914 में जो रशिया का जो राजा था वो था जार निकोलस II। वहां पे रशिया पे रूल करने वाला राजा कौन था? तो रशिया पे रूल करने वाला राजा जो था वो था जार निकोलस II था। कौन था बच्चों? जार निकोलस II था। और उस टाइम पे जो है ना, रशियन एम्पायर में बहुत सारा देश आया करता था इसके अंडर में। कौन कौन सा? जैसे फिनलैंड हो गया, बेलारूस हो गया, जॉर्जिया हो गया, अर्मानिया हो गया। फिर यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये देखो, यहाँ पे देख लो जरा, देखो कि रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे ऑफ फिनलैंड, लतविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, फिर पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है। ये सब जो देश है उस टाइम पे रशियन एम्पायर के अंदर आया करता था। और कुछ देश जो है सेंट्रल एशिया के भी आया करते थे, जॉर्जिया और आर्मेनिया के जैसे देश। ठीक है, तो कुछ देश जो है वो सेंट्रल एशिया स्टेट भी, कुछ देश जो है सेंट्रल एशिया के बीच में इंक्लूडेड थे रशियन एम्पायर में। और फिनलैंड, लतविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब भी देश जो है रशियन एम्पायर में इंक्लूडेड थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ का रिलीजन कैसा था, कौन कौन से रिलीजन यहाँ पे हुआ करते थे। तो क्रिश्चियन हुआ करता था, बुद्धिज्म हुआ करता था, और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग जो है 1914 में रशिया में रहा करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
अब हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों की 1914 में 1940 में यहाँ का इकोनॉमिक किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट था इकोनॉमिक। तो हुआ ये कि 1900 से लेकर के 1915 के आसपास, यानी कि बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ का जो जनता है ना वो 85% डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। कितना? 85%। समझ रहे हो? पूरा जनसंख्या का 85% जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। वो अपना ग्रेन्स को जो है प्रोड्यूस करता था, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम किया करता था और वहां से जो है पैसा कमाया करता था। ठीक है, यानी कि बाकी जो जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पे मतलब 40 से 50% ही पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। लेकिन रशिया का जो जनसंख्या था वो 85%, क्या 85% रशिया का पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर पे। रशिया में ज़्यादा जो है इंडस्ट्री भी नहीं हुआ करता था, बहुत कम इंडस्ट्री, पॉकेट इंडस्ट्री कहा जाता है जिसको, बहुत कभी यहाँ है कोई यहाँ है कोई यहाँ है। ज़्यादा मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री था। ठीक है ना, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे है तो कोई यहाँ पे है तो कोई यहाँ पे है। ठीक है, तो एनसीईआरटी रीड करते हैं। अब ये देखो, कह रहा है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अटेंशन। देखो कह रहा है कि एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, यानी कि 1900 से लेकर के 1915 के आसपास तुम चलो। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 85% रशियन इंपायर पॉपुलेशन अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है ना, इसका जो प्रोपोर्शनल था वो फ्रांस और जर्मनी से ज्यादा था, हाइयर था। ठीक है, हुआ क्या था कि जो फ्रांस और जर्मनी में जो भी पॉपुलेशन था उसका 40 से 50% पॉपुलेशन ही सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर किया करता था। लेकिन रसिया में 85% जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर किया करता था, 85%। बता दिए कि जो इंडस्ट्री था बिल्कुल पॉकेट इंडस्ट्री था, बहुत कम इंडस्ट्री था। ज़्यादा इंडस्ट्री जो था, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन सा था? तो सेंट पीटरबर्ग, मॉस्को, ये सब जो था प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। यहाँ पे क्राफ्टमैन भी हुआ करते थे, यहाँ पे लार्ज फैक्ट्री भी हुआ करता था। ठीक है, फिर देखा गया कि मेनी फैक्ट्री वेयर सेटअप इन 1890, 1890 के आसपास बहुत सारा फैक्ट्री जो है इसमें बनने लग गया। रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया, स्टील का प्रोडक्शन हो गया, स्टील का प्रोडक्शन शुरू हो गया। ठीक है, और देखा गया कि 1900 ईस्वी में इन सम एरिया फैक्ट्री वर्कर एंड क्राफ्टमैन और फैक्ट्री वर्कर जो है, फैक्ट्री वर्कर और क्राफ्टमैन का जो पॉपुलेशन है बच्चों वो बराबर हो जाता है 1900 ईस्वी के आसपास। ठीक है ना, तो हम लोग बेसिक देखो, ध्यान सुनो, हम लोग कहानी क्या देख रहे हैं कि रशियन रेवोल्यूशन शुरू कैसे होता है। तो शुरू कैसे हुआ कि फरवरी 1917 में हटा दिया। किसको हटाया? तो मोनार्की को हटा दिया। तो उसी को देख रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या क्या चीज हुआ रसिया में कि हटाना पड़ा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 साल पहले रशियन इंपायर कैसा था। तो हम लोग ये देखें कि 3 साल पहले जो है, यानी कि 1914 में, तो 1940 में यहाँ का राजा था जार निकोलस II। उस टाइम पे जो है उसका पॉलिटिकल कंडीशन बड़ा अच्छा था। उसमें कौन कौन सा था? फिनलैंड था, बेलारूस था, अर्जमेनिया था, बहुत सारा देश उसमें इंक्लूडेड था। कुछ जो है सेंट्रल एशिया के भी देश उसमें जो है इंक्लूडेड थे। ठीक, फिर हम लोग देखें कि वहाँ का रिलीजन कौन कौन सा था। तो रिलीजन जो है क्रिश्चियन था रिलीजन, और कौन था? बुद्धिज्म था, इस्लाम था वहाँ पे रिलीजन। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ का इकोनॉमी जो है वो किस पे डिपेंडेंट था। तो यहाँ का इकोनॉमिक जो है वो 85% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। ठीक है, 85% एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था यहाँ का इकोनॉमी, जो कि इसके अगल बगल कंट्री फ्रांस और जर्मनी में मात्र 40 से 50% ही पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर किया करता था। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखें कि फैक्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ कुछ जगह पे फैक्ट्री था, जैसे सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को। ठीक है, इन 2 जगह पे जो है फैक्ट्री हुआ करता था। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि 1900 AD तक आते आते जो है
क्राफ्टमैन और फैक्ट्री वर्कर का जो जनसंख्या था दोनों बराबर हो गया। जाहिर सा बात है ना, फैक्ट्री बढ़ेगा तो फैक्ट्री वर्कर भी बढ़ेगा, ठीक है, क्राफ्टमैन भी बढ़ेगा, ठीक। फिर उस टाइम तो हम लोग जानते हैं ही कि बहुत सारा जो प्रॉपर्टी था वो इंडिविजुअल के हाथ में था, लेकिन उस सभी इंडस्ट्री को जो है जो गवर्नमेंट है बच्चों वो सुपरवाइज करती थी, मिनिमम वेजेस डिसाइड करती थी कि इससे कम नहीं मिलना चाहिए, लिमिटेड आवर डिसाइड करती थी। लेकिन वही जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे सभी रूल को तोड़ करके और अपना मनमर्जी जो है किया करते थे। 15-15 घंटा तक काम करवाते थे, 12-12 घंटा तक, 15-15 घंटा तक लोगों से काम कराया करते थे। अब बात यह है कि यहाँ का हम लोग देख लिए इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट था। अब आ जाओ सोसाइटी पे, तो सोसाइटी में थे वर्कर। अभी वर्करवन क्या था ना कि वर्कर भी अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइडेड किया हुआ था, वर्कर भी अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। क्या कह रहा है कि जो मेटल वर्कर है, देखो यहां लिखा है ना, जो मेटल वर्कर है वो अपने आप को सभी वर्कर से सुपीरियर समझता था। बोलता था कि जो मेटल वर्कर है ये एरिस्टोक्रेट है। क्यों ये एरिस्टोक्रेट है? क्योंकि मेटल वर्कर बनने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि कह रहा है कि जो वर्कर है, वर्कर भी डिवाइडेड है अपने आप में। कह रहा है कि जो मेटल वर्कर है वो सभी वर्कर से जो है ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि इसके लिए जो है ट्रेनिंग चाहिए, स्किल चाहिए, तभी तुम मेटल वर्कर बनोगे, ठीक है। अब बात यह है कि सर आप ये बताइए, क्या वुमेन नहीं थी वर्कर में? क्या वर्कर में वुमेन का जनसंख्या कम था? तो जी हाँ, कम था। वुमेन थी 31%। वुमेन थी 31% जो है वुमेन लेबर थी, फैक्ट्री लेबर थी। लेकिन ये लोग काम उतना ही घंटा करती थी, बट इनका जो सैलरी है, जो वेजेज है, वेजेज जो है वो कम रहा करता था अकॉर्डिंग टू मैन, एट कंपेरिजन टू मैन, ठीक है ना। मेन के कंपैरिजन में इनका वेजेज जो है बहुत ही कम रहा करता था, ठीक है। तो ये लोग भी अपने आप में जो है डिवीजन करके रखे हुए थे, ठीक है। लेकिन बात वही है कि जब अब मतलब जैसे जैसे जब इन दोनों पे खतरा मंडराता था तो ये दोनों जो है साथ में आकर के प्रोटेस्ट किया करते थे, ठीक है। तो बता दिए कि स्किल के आधार पे, ड्रेस के आधार पे और सोशल ग्रुप के आधार पर जो है ना ये वर्कर पीजेंट्स अपने आप को जो है डिवाइड रखा करते थे, ठीक है। कुछ वर्कर जो है, कुछ पीजेंट्स जो है वो अभी भी विलेज से बिलोंग किया करते थे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ वर्कर जो है अभी तक विलेज से बिलोंग किया करते थे और कुछ जो है पूरा सिटी में परमानेंटली जो है वो सेटल्ड हो चुके थे। तो ये कहानी रहा किसका? तो इकोनॉमी और सोसाइटी का कहानी रहा, ठीक है, कि कैसा वहाँ का किस इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट था और सोसाइटी में वर्कर और पीजेंट्स का क्या कंडीशन रहा, उसके अंदर भी डिवीजन चल रहा था, कैसा डिवीजन चल रहा था हम लोग ये भी देख चुके हैं, ठीक है।